नॉर्मल ठीक है यार। अभिषेक तो क्या मतलब मोबाइल से कर रहा है? नहीं सर, लैपटॉप पे ही है। क्या हुआ सर? फिर इसमें अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे मैं सोच रहा इसमें डोंट अलाउड टू रिकॉर्ड आ रहा था, मैंने इसलिए पूछा। रिकॉर्डिंग तो परमिशन मैंने पहले ही दे दिया होगा, हाँ ठीक है। सर। अब अपन से पूछा कि भाई नॉर्मल एलके मतलब इन जनरल कह रहा है, तो अपन ये कहेंगे भाई देखो इसमें जो बात कर रहे हो ना आप, वो ये बात कर रहे हो कि मतलब यहां पर आर है और यहां पर आर लिख लिया अपन ने, तो अपन कहेंगे देखो भाई ऑलमोस्ट ऐसे होना चाहिए कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, तभी कंपैरिजन ठीक होता है, नहीं तो कंपैरिजन ठीक नहीं होता। तो अपन कहेंगे अगर कंपेरेबल, जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 14, इसका 16 है, बस इतना ही डिफरेंस, मतलब 2 का डिफरेंस है। तो दोनों में से ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? ऑब्वियसली बात है ईथर का होगा। ईथर का क्यों होगा? अपन कहेंगे देखो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है तो इसमें थोड़ा तो पोलैरिटी है ना, बॉन्डिंग के लिए ये बेंट स्ट्रक्चर होगा ना, तो इसमें डाइपोल मोमेंट तो होगा ना थोड़ा, तो इसमें तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आ जाएगा। और दो मॉलिक्यूल में अगर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसमें डाइपोल डाइपोल नहीं होगा, इसलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्केन से, अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। अब अपन इस पे आते हैं, पता सर क्या मैंने होता उसमें है। मतलब नाम से क्या होता है डाई ना, पूरा रहता है। डाईथाइल ईथर और पेंटेन में कंपैरिजन देखा था ना, तो हम्म, पेंटेन का ज्यादा था बॉइलिंग पॉइंट। डाई इथाइल ईथर में CH3 CH2O CH2 CH3 और अपन को पेंटेन गिवन है, तो पेंटेन इज दिस एंड दिस है ना। तो पेंटेन में अगर अपन चेक करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और ईथर में चेक करेंगे, तो ईथर में तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है यार, है ना। ईथर में तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, वो भी उसमें पोलैरिटी है ना। सो कोई बात नहीं, अगर अपन चेक करें तो पेंटेन का कितना था बॉइलिंग पॉइंट? सर डाईथाइल ईथर का 34.6 डिग्री सेल्सियस है, और पेंटेन का देख रहा हूँ सर। 36 कुछ होता है शायद। 36.1 है। और हाँ सर, डाइथाइल ईथर कितना बताया था तुमने? 34.6। डाइथाइल ईथर इज 34.6 ना, ये 34.6 है और ये 36.1 है। ऑर्डर इवन तो मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा इतना तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो पोलैरिटी भी है ना, क्योंकि ऑड में क्या होता है ना, ऑड में डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है, ये पोलर होते हैं। इवन नंबर होता है तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल होता है, मतलब ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, जबकि ऑड वालों में डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है। तो अगर मैं सोच रहा था उसमें कि यार डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डिपेंड करेगा कि भाई ऑड नंबर है या इवन नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर होगा तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। बट व्हाट आई थिंक कि भाई इसमें तो लोन पेयर भी है, लोन पेयर होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काफी अच्छा होना चाहिए। सर C2H5 है। ऐसा बोल सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है पेंटेन का। इसका इसका पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्यादा होगा यार? सर इसका 5 मॉलिक्यूलर का मास, है। अरे तो ऑक्सीजन भी तो भैया मेरे, वही तो बता रहा था मैं, अच्छा। हाँ हाँ सर हाँ। इसलिए तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा था। लेकिन उसमें दिमाग में आ रहा था ये बात कि जैसे पेंटेन होता है ना, मतलब ये मैंने फिर सोचा यार किसी दिन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे अपन। ये होता ना, इसमें 246 हो गया और फिर अपन एक्सेल लिखते हैं, है ना, 246 और एक 17, इन दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है ना, इधर से इधर, तो ये 5 डिग्री हायर होगा इसका, जबकि इससे इसमें जाएंगे ना तो इट इज 30 डिग्री हायर होगा। मतलब ऑड नंबर से इवन नंबर वाला कार्बन बनता है ना, तो सिर्फ 5 डिग्री ही ज्यादा होता है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट 31.6 है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 5 डिग्री ज्यादा होगा बस, 41.1। लेकिन इसका 41.1 है तो उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा, 25 से 30 डिग्री के आसपास इंक्रीज होगा। क्यों? फिर उसमें डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है, तो एकदम से बढ़ता है। तो
जैसे अपन कंपेयर करें कि भाई अगर ब्यूटेन और इसको कंपेयर करते हैं या ब्यूटेन या प्रोपेन और इसको कंपेयर करते हैं डाइथाइल ईथर, तो एक बार प्रोपेन और डाइथाइल ईथर को कंपेयर, उसको ब्यूटेन और ईथर को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं ना। ठीक है, अपन क्या बताएंगे कि अगर ऑड नंबर है और फिर इससे कम लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपन ऐसे ही बताते हैं क्योंकि फिर तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा ना। एक बार इसका देखना कंपैरिजन, इसका और हेक्सेन का, हेक्सेन का कंपैरिजन देखना। दिस इज प्रोपाइल इथाइल ईथर और हेक्सेन बॉइलिंग पॉइंट। अब जब पढ़ ही रहे तो एक बार देख ही लेते हैं यार। तो इट विल बी प्रोपाइल इथाइल ईथर, है ना, प्रोपाइल इथाइल ईथर। प्रोपाइल इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, दैट इज 64, है ना। हेक्सेन और का 68.73 है, कितना गिवन है? हेक्सेन का ज्यादा है, 68.73 है डिग्री, 68.73 डिग्री। 68.7, 8.7। हाँ 3 73, 68.73, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इज मोर देन ईथर्स, हमेशा ही ऐसे आ रहा है। तो नहीं सर, वो डाइमीथाइल में मैंने देखा तो डाइमीथाइल ईथर का ज्यादा है, वो प्रोपेन तो से। इसका 63 कैसे हो सकता है? अभी आपने बताया कि 5 डिग्री ज्यादा होगा तो 36 प्लस 5 41 के आसपास होना चाहिए। नहीं, वो लोअर वाले में, क्योंकि ये तो एल्केन वैसे हो गया ना, अपन लोअर वालों की बात करेंगे। ये और भी लोअर वाले होते हैं, जैसे ये होते हैं ना CH3, क्योंकि ये ना यहां से लिक्विड स्टार्ट हो जाते हैं, तो लिक्विड्स की वजह से काफी ज्यादा होगा। लिक्विड के पहले वैसे रहेगा, पेंटेन के बाद तो लिक्विड स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो लिक्विड में काफी ज्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। भाई कार्बन 1 से लेके कार्बन ब्यूटेन तक वो गैसेस है, 5 से लेके 17 तक तो लिक्विड्स है, और 17 से लेके ऑनवर्ड्स सॉलिड्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल चेन होंगे तो उनमें वंडरवल फोर्सेस भी बढ़ेंगे। वंडरवल फोर्सेस बढ़ेंगे तो इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इतना नहीं होगा जितना वंडरवल फोर्सेस का होगा वहां, क्योंकि इसमें अपन ये बोल सकते हैं ना कि एक तो इधर ज्यादा ये होगा बॉन्ड एंगल, लोन पेयर होने की वजह से स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। अगर स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज तो है और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी है। तो जो अपन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करेंगे ना दो मॉलिक्यूल में, मतलब ऐसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होना चाहिए, तो C2H5 तो है इसमें, है ना, लेकिन इसके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे जो इसका अट्रैक्शन होगा, इस डेल्टा नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन, वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये हो सकता है भाई ये वाला इंटरेक्शन इस लोन पेयर की वजह से वो इंटरेक्शन ज्यादा नहीं हो पा रहा होगा, जबकि यहां क्या आ रहा है, वंडरवल फोर्सेस, क्योंकि स्ट्रेट चेन है ना, तो वंडरवल फोर्सेस तो काफी ज्यादा होगा सभी में। इसमें डाइपोल तो बन रहा है और एंगुलर शेप भी है, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से उनमें इंटरेक्शन ज्यादा नहीं हो पा रहा। लोन पेयर सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, लोन पेयर रिपल्जन इज मोर। लोन पेयर की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उसका इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो एल्केन का ही बॉइलिंग पॉइंट, अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है तो एल्केन को ही ज्यादा होना चाहिए फिर तो, और इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इसका अपने पास कितना 68 के आसपास आया था, और हेप्टेन के लिए क्या आ रहा है, हेप्टेन इज वेरी, मतलब 98.42 आ गया सॉलिड्स की वजह से, ऑलमोस्ट 30 का डिफरेंस चल रहा है सब में। और लोअर में थोड़ा सा वैसे होता होगा 5 डिग्री और 30 डिग्री, बाकी सभी में इट विल इंक्रीज। हेक्सेन 68, पेंटेन इज 36 और ऑक्टेन तो 125 हो जाएगा, मतलब इट विल बी ऑलमोस्ट 30 का डिफरेंस चल रहा है सभी में। एक CH2 बढ़ने से 30 डिग्री बढ़ रहा है, एक CH2, और ब्यूटेन तो -1 होता है। इससे पहले अपन लिखेंगे तो ब्यूटेन विल बी अराउंड -1, क्योंकि वो तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना ब्यूटेन, हाँ है ना। सर, और प्रोपेन -42, हाँ है ना, प्रोपेन इज -42, हाँ जबकि इथेन इज -18 है।
है ना? तो ऑलमोस्ट 30 का ही डिफरेंस चल रहा है सभी में, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं कि भाई अगर एक CH2 चेंज होता है तो 30, तो ऑक्सीजन के आने से इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लोन पेयर की वजह से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ईथर से। सर प्रोपेन और डाईमिथाइल में मैंने देखा ना, प्रोपेन का -42 है और डाईमिथाइल ईथर का -24 है। मतलब डाईमिथाइल ईथर थोड़ा ज्यादा है, हाँ डाईमिथाइल ईथर मतलब ये थोड़ा ज्यादा है तुम बोल रहे हो, क्योंकि डाईमिथाइल ईथर में CH3 है, ये साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा, ये बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा होगा, है ना? और बॉन्ड एंगल अगर छोटा होगा तो डाइपोल ज्यादा बनेंगे। यार एक बार कंपेयर कर लो, प्रोपेन इज -42 और डाईमिथाइल ईथर इज -24 -24। -24 हाँ। और प्रोपेन इज -42, मतलब ये तो काफी ज्यादा है इससे, हाँ -42 और -24। तो भाई याद ही रखना पड़ेगा फिर अपन को, डाईमिथाइल ईथर के बाद जो भी होगा उसमें नंबर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब अगर सॉलिड है हाइड्रोकार्बन तो ज्यादा होगा, लिक्विड है हाइड्रोकार्बन, गैसेस है हाइड्रोकार्बन तो फिर कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर लिक्विड या सॉलिड है तो ईथर से ज्यादा होगा, और अगर गैसेस है तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्केन, क्योंकि गैसियस स्टेट में पहले से ये दूर दूर होंगे ना, वंडरवॉल फोर्सेस नहीं होंगे ना, लिक्विड और सॉलिड्स में वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट में जो कंसेप्ट बना, वो बॉइलिंग पॉइंट में इन गैसियस स्टेट की बात करेंगे तो ईथर का ज्यादा होगा, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ईथर से। और boiling point of ether is greater than alkane, वो एल्केन से ज्यादा हो जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट इन लिक्विड और सॉलिड्स एल्केन, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इज ग्रेटर देन ईथर, तो वैसे बनाना पड़ेगा और डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट पे। सर वो अगर कंपेरेबल मास की बात करें ना, अगर मास ज्यादा हो गया सिर्फ तो कंपेरेबल मास, सिर्फ कंपेरेबल मास के अलावा कुछ बात नहीं कर पाएंगे अपन, ओनली कंपेरेबल। मास ज्यादा हो गया किसी का तो उसको बता नहीं सकते कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ही होगी। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास अपन इसलिए कंसीडर कर रहे हैं, हाँ फिर तो अपन बताएंगे क्योंकि वो दोनों में वंडरवॉल फोर्सेस है ना हाँ ठीक। भाई, डाइपोल डाइपोल भी तो वंडरवॉल फोर्सेस ही हुआ, हाँ समझा। ठीक है ना? तो अपन बात कर रहे थे विच कंपाउंड विल गिव, सर इसका बोलो। फाइनली कोई सॉल्यूशन नहीं बता सके ना मुझे, किसका? ये जो आपने लिखा हुआ है तो बस याद ही करना पड़ेगा ना। नहीं अपन ने फाइनली देख लिया ना भाई, गैसियस स्टेट अगर एल्केन गैसियस स्टेट है मतलब अप टू 4 कार्बन एटम, हाँ गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ना, नॉर्मल ब्यूटेन, हाँ अप टू 4 कार्बन एटम अपन कहेंगे अगर एल्केन गैसियस स्टेट में है तो ईथर का ज्यादा होगा। हाँ वो समझा मैंने। ठीक है, अब अपन फिजिबिलिटी की बात करते हैं। फिजिबिलिटी में वी कैन राइट दैट कंपाउंड्स व्हिच गिव CO2 विद NaCO3, ठीक है भाई। अपन क्या करेंगे ना, देख कोई भी रिएक्शन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन होता है ना, फिजिबिलिटी का मतलब व्हिच हैपेंस ऑन इट्स ओन, हैपेंस ऑन इट्स ओन, राइट ना, जो अपने आप हो जाए वो फिजिबल रिएक्शन है। सो व्हिच विल हैपन ऑन इट्स ओन फिजिबल रिएक्शन होगा, तो अपन क्या करेंगे कि इधर ना स्ट्रॉन्गर
acid must convert into weaker acid. Convert to weaker acid. तो feasible होगा. Similarly, अगर बेसिक स्ट्रेंथ है तो अपन बेस से भी अरेंज कर सकते हैं, बेस से भी बता सकते हैं, या स्ट्रॉन्गर बेस टू वीकर बेस. तब अपन फिजिबिलिटी की बात करेंगे. दैट इज फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. इसमें भी अगर रिएक्शन अपने आप होगा तो हमें फिजिबिलिटी ही चेक करनी पड़ेगी. कैसे? मोस्टली अपन क्या करेंगे, ये कैटाइन और एनाइन मतलब सॉल्ट जैसे होगा, बाइकार्बोनेट जो है वो सॉल्ट के जैसे है, तो इसको चेक नहीं करेंगे. ये जो न्यूट्रल वाले पार्ट हैं जिसमें मेटल नहीं है, इससे ही चेक कर लेंगे अपन. अब इस वाले पार्ट को ना अपन क्या लिख सकते हैं, ये मेरे पास H2CO3 है, अपन लिख सकते हैं ना CO2 प्लस H2CO3. ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है, रिएक्शन फीजिबल है, मतलब इसमें CO2 लिबरेट होगा. HCl NaHCO3 से CO2 लिबरेट कर सकता है. ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है, मतलब रिएक्शन फीजिबल है और इसमें CO2 लिबरेट होगा. फिनॉल एंड H2CO3 तो अपन कहेंगे ये वीकर एसिड है, वो स्ट्रॉन्गर है H2CO3, तो ये रिएक्शन नहीं होगा. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि NaHCO3 वीकर या स्ट्रॉन्गर है? तो भाई अपन को एक बात पता है ना, मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है, H2CO3 pK इज इक्वल टू 7. तो ठीक है, अगर ये वीकर एसिड बनना चाहिए ना, ये वीकर एसिड बन रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जिनका pK 7 से कम होगा वो सारे के सारे NaHCO3 से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे. दैट इज अ फिजिबल रिएक्शन. भाई जिनका pK 7 से कम होगा उन सबके कंपैरिजन में ये तो वीकर ही होगा ना. जिनका pK 7 से कम होगा, अब 7 से कम कौन, तो बन रहेंगे इतने सारे लिखा तो है बनने, भाई सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए. इसका pK 2 लिखा अपन है ना, H3PO4 HCOH ऐसे अपन ने बहुत सारे लिखे हुए हैं. HCOH ऐसे, RCOH लिख देता हूं सीधा मैं. तो उसके बाद फिर मैंने आपको यहां पर बताया था H2CO3 PHCOH लाइक दैट मैंने आपको बता रखा है. तो अपन कहेंगे फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है, आपने मुझे पीके बता रखे हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में, मैं अपने आप ही देख लूंगा. तो इसका पीके 10 होता है, इसका पीके 7 होता है. ये तो खुद ही वीकर है. अगर ये वीकर है तो ये ज्यादा स्टेबल है, फॉरवर्ड जाएगा क्यों भाई? जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो अनस्टेबल है, तो कहां चला जाएगा अपने आप, जहां वीकर होगा. अल्कोहल, इसका पीके तो आपने 16 बताया था, ये रिएक्शन नहीं होगा. इधर अपन कहेंगे इसका पीके तो आपने 28 बताया है, ये रिएक्शन नहीं होगा, फिर CO2 नहीं निकल सकता इससे. मैं ये वाले पार्ट पर हटा, ये आपको पता है, ये पता चल गया कि वीकर बनना चाहिए. अगर मैं RCOH को NaOH से रिएक्ट करूंगा तो मैं NaOH की भी बात नहीं करते हैं, ठीक है ना. तो अपन क्या करेंगे, अपन एक पॉइंट लिख लेते हैं बस. All acids which has pK less than 7 will liberate CO2 with NaHCO. ये काफी अपने लिए. अगर हमें पीके वैल्यूज का आइडिया है तो, और मैंने आपको पीके वैल्यूज का आइडिया पहले बताया होगा. तो विल राइट दैट कि भाई एग्जांपल के लिए एक पॉइंट ये होगा, फिनॉल्स डू नॉट गिव CO2 with NaHCO3, but
the nitro substituted phenols substituted at ortho and para position will give CO2। मतलब फिनॉल्स में अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे NO2 ग्रुप या तो सभी ऑर्थो और पैरा पे हो या एक पे भी होगा तो भी चलेगा, एक पे भी होता है तो भी अच्छा खासा एसिडिक हो जाता है। लेकिन अगर वन ऑप्शन करेक्ट है और किसी ऑप्शन में तीनों पोजीशन पे और किसी ऑप्शन में दो पोजीशन पे है और वन ऑप्शन करेक्ट बताना है तो जिसमें तीनों पोजीशन पे होगा अपन उसी को आंसर बताएंगे। We have tried like that. We'll give CO2 with NaHCO3 को लिखने की जरूरत है। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन को पता है, फिनॉल्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। NO2 क्योंकि NO2 इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। तो ये CO2 का रिएक्शन एक तरीके से ये हो गया भाई, इसको रिएक्ट करोगे एसिड के साथ तो CO2 लिबरेट होगा। किसके साथ होगा? जो इससे H2CO3 से जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे वो सभी CO2 लिबरेट करेंगे, खत्म। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड सभी रिएक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड तो सारे ही होने थे तो अपन को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब बिल्कुल यही कंसेप्ट होता है फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में। कभी कभी अपन से पूछते हैं भाई फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताओ, तो अपन कहेंगे ये रिएक्शन फीजिबली तो लिखा हुआ है, जिसमें रिएक्शन नहीं हो रहा वो फीजिबल नहीं है, मतलब ये अपने आप होना चाहिए, ये इससे रिएक्ट अपने आप करना चाहिए। तो अगर किसी रिएक्शन में वीक एसिड बनेगा तो फीजिबल होगा ना, क्योंकि वीक एसिड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। वीक एसिड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो वो रिएक्ट करेगा। वीक एसिड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर अपन ऐसे रिएक्शन लिख लेता है, मेरे पास फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको मैंने NaOH से रिएक्ट करवाया, ये फीजिबल होगा या नहीं होगा अपन चेक कर लेते हैं। सो PHCONA प्लस H2O प्लस CO2, मैं H2CO3 ही लिख देता हूं। तो इसमें क्या बनेगा, अपने पास वाटर, इसमें H2CO3 नहीं है, वाटर है। 7 अगर मैं इसको PHCOH, मैं इसको फिनॉल लिखता हूं। अगर मैं फिनॉल के साथ रिएक्ट करूंगा NaOH को तो विल गेट दैट PHONA प्लस H2O। अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा ROH के साथ तो इसको अगर NaOH से रिएक्ट करूंगा तो फिर क्या बनेगा, तो अपन कहेंगे RONA बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई इन तीनों में चेक करता है। मैंने आपसे कहा था जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसी से ही चेक कर लो, अपन इनसे भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट न्यूट्रल से चेक करना बड़ा इजी होता है। न्यूट्रल से चेक करना बहुत इजी होता है क्योंकि राइट। सो वी कैन राइट लाइक दिस। सो अपन यहां चेक कर लेते हैं। अगर हम इसमें चेक करेंगे तो इन दोनों को चेक करना है, तो वाटर इज अ वीकर एसिड, फीजिबल रिएक्शन। फिनॉल और वाटर में वाटर इज अ वीकर एसिड, फीजिबल रिएक्शन। अल्कोहल और वाटर में अगर चेक करूंगा तो अल्कोहल इज वीकर बिकॉज इसका पीके तो अपन को पता है कितना होता है, 15.75, जबकि अल्कोहल कोई भी होगा वो 16 to 18 होता है पीके वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन द आर ग्रुप, दैट इज द पीके। तब तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड क्योंकि इसका पीके कम है इससे, नॉट फीजिबल। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में डिफरेंशिएट करना है तो मैं NaHCO3 से कर लूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 के साथ CO2 देगा, फिनॉल नहीं देगा। और अगर फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना है तो NO2 से कर लूंगा, क्योंकि फिनॉल NaOH से रिएक्ट करेगा लेकिन ROH NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर मुझे फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना है तो NaH से कर लो,
Alcohol doesn't react with NaOH. तो आप कभी भी ना ऐसे नहीं करना कि अल्कोहल को NaOH से एल्कोक्साइड बना दिया, वो गलत होगा। ठीक है ना, तो अपन चेक करेंगे। तो अल्कोहल से नहीं बन सकता, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ठीक है हमारे लिए कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में, अगर इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो NaOH से तो दोनों रिएक्ट करेंगे, तो NaHCl3 से कर लेंगे। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो NaOH से कर लूंगा, क्योंकि ये NaOH से रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। दिस इज नॉट अ फिजिबल रिएक्शन। तो अपन कहेंगे अच्छा फिजिबिलिटी में अगर मैं ऐसे लिखूं तो मान लेते हैं अपन ने लिखा RMgX और इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं। I'll get RH plus MgX and we'll get that, right? That is NH2, ये बन जाएगा अपने पास। तो ये प्रोटॉन देगा, R नेगेटिव होता है, MgX पॉजिटिव होता है, तो वी नो दैट वैसे किया अपन ने। और फिर अपन लिखेंगे सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है NH3 को अपन RONA से रिएक्ट करता है, तो अपन कहेंगे ये ROH बनेगा प्लस NaNH2 बनेगा। दोनों में चेक करते हैं। तो आपने कहा था न्यूट्रल वाले से चेक कर लेना, तो इन दोनों में से तो दोनों ही मुझे लग रहे हैं, ये तो सॉल्ट है और ये अमोनिया है, तो कैसे चेक करूं? तो अपन कहेंगे R नेगेटिव और RH बना, तो अपन ये न्यूट्रल वाले दोनों है, इसमें मैग्नीशियम है ना, तो जहां मेटल होगा अपन उसको जनरली छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मेटल से कंपेयर करना पड़ा ना अपन को, तो अपन को कॉन्जुगेटेड बेस से कंपेयर करना पड़ेगा। दिस इज वीकर, दिस इज स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेटेड बेस। कैसे पता चला? बिकॉज अल्कोहल इज वीकर एसिड, सो स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेटेड बेस, वीकर कॉन्जुगेटेड बेस, तो रिएक्शन में स्ट्रॉन्गर नहीं बनना चाहिए ना, तो रिएक्शन नॉट फीजिबल। व्हाई टू चेक द कॉन्जुगेटेड बेसिस? लेट अस चेक द न्यूट्रल वन, वो तो अपन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। जब अपन को इससे कुछ समझ में नहीं आएगा तो अपन जब बात करेंगे कॉन्जुगेटेड बेसिस की, भाई स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेटेड बेस नहीं बनना चाहिए, राइट? इसमें अपन कहेंगे इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये तो बहुत वीक है, तो बहुत वीक है। इसका तो आपने 45 के आसपास बताया था पीके, और इसका 28। फीजिबल रिएक्शन, इसलिए RMgX NH बॉन्ड से रिएक्ट करेगा, अपने आप करेगा। इसमें अपन अमोनिया और अल्कोहल को कंपेयर करेंगे, तो दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? अल्कोहल। अमोनिया इज वीकर एसिड, नॉट फीजिबल रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है। व्हाई इट इज सो? इसका पीके कम है और इसका पीके ज्यादा है, तो दैट इज नॉट अ फीजिबल रिएक्शन। हम वैसे फीजिबिलिटी लिख सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि सर फिनॉल में NO2 आने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगा? अरे भाई पूरा GOC पर डाले अपन, क्वेश्चन सॉल्व करो। अपन को पता है NO2 आएगा तो इसका क्या आएगा? माइनस एम इफेक्ट आएगा। माइनस एम इफेक्ट का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी। अगर इस बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी तो वाटर में उसके डिसोसिएट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। सो अगर वो वाटर में डिसोसिएट होगा तो विल से दैट फिर वो राइट अपन बता देंगे कि उसमें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो कभी भी बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, माइनस एम ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगा। माइनस आई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर मेटा पे सब्स्टिट्यूशन होता तो सिर्फ माइनस आई होता, एंड द माइनस आई इज द वीकेस्ट इफेक्ट। जब हमारे पास कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है तब अपन माइनस आई से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वरना अपन माइनस आई से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। तो ये कुछ रिएक्शंस थे फिजिबिलिटी के लिए, जिसमें अपन को बस ये चेक करना है कि वीकर एसिड फॉर्म होना चाहिए तो रिएक्शन फिजिबल है। मैं कुछ रिएक्शन लिखने वाला हूं तो मुझे आंसर बता दो, राइट ना? मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसमें feasibility of which of the following is feasible reaction, which of the following are feasible reactions? So which of the following are feasible reactions? ठीक है, we'll write that.
So if I have like this, these are the reactions. मतलब मैक्सिमम अपन से पूछ सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो अपन उसमें लिख लेते हैं उसमें और लिख लेते हैं कुछ okay, so feasibility of reactions.
हो गया सर। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं। पहला वाला फिजिबल होगा, चलो 25 और 28 ना फिजिबल है। सेकंड हाँ वाला सर। नॉट सेकेंड वाला नहीं है सर, नहीं होगा। नहीं ये होगा वीकर है सर। वो स्ट्रॉन्गर है ना, इन दोनों को कंपेयर किया ना, हाँ हाँ हाँ। नहीं होगा, करेक्ट है। अब इस इन दोनों में थर्ड भी थर्ड नहीं वाला है। होगा, होगा। होगा। अपन ये दोनों कंपेयर किए ना, हाँ होगा। नहीं होगा। इन दोनों को तो होगा। हाँ होगा। और तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक है ना ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ये तो सिर्फ माइनस ही इफेक्ट हाँ हाँ करेक्ट। है ना, होगा। ये वाला नहीं होगा, होगा। पीके 36 एनएचपी का और एनएचपी का होगा 38 एनएचपी। नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस अब एक बात, रुको 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 देख लेते हैं, दोनों ही अमाइंस है ना। हाँ सर। हाँ बताओ एलिफेटिक अमाइन ज्यादा बेसिक होते हैं या अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है? लिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक ज्यादा बेसिक होता है। तो वीकर बेस बन रहा है। सर उसका पीके तो 46 होता है ना और अमोनिया का 38 होता है पीके। भाई ये दोनों ना बेस है, सभी में एसिड से थोड़ी करेंगे अपन। अगर दोनों ही बेस है न्यूट्रल तो पीएच 7 से ज्यादा है। सर लेकिन यहाँ पे NaNH2 बेसिस है। हाँ तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट रुक ना है। अब इसमें क्या बनेगा ना, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ होगा अपने पास CH3, CHNH2 इज मोर देन NH3। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस ना, तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस NH2 नेगेटिव और ये CH3NH2 NH नेगेटिव। तो वीकर द एसिड, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेटेड बेस चेक करते हैं अपन, तो इसमें वीकर एसिडिक स्ट्रेंथ ही चेक करते हैं अपन, है। रुक जाओ, तो इन दोनों में वीकर एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, तो ये बेसिक ज्यादा, ये वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस, ये स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेटेड बेस है और ये वीकर कॉन्जुगेटेड बेस है, ये स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेटेड बेस है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है इससे, तो इसका वीकर बेस होगा, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्या लिखे? सर मैं इसमें ऐसे देख रहा था कि मतलब अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको CH3 हटा है, CH3 तो प्लस आई लगा के और अनस्टेबल करेगा। नहीं, मैं तो फिजिबिलिटी में तो एसिड बेस रिएक्शन देखना होगा ना। सर हम एसिड से देखें या बेस से देखें, ऑर्डर तो सेम ही होना चाहिए। रिएक्ट तो एसिड आएगा ना, बिल्कुल आएगा ना, बिल्कुल आएगा ना। तो फिर अनफीजेबल होगा ना। तो अपन वही चेक कर रहे हैं ना, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन, ये वाला। मैं तो कॉन्जुगेटेड बेस की बात कर रहा हूं कि भाई तुमने किसी ने कहा था ना कि NaNH2 कुछ ऐसे स्ट्रॉन्गर बेस है, ऐसे कुछ कहा था ना किसी ने, इसलिए मैं बेस पे आया, नहीं तो नहीं आता मैं, नहीं तो नहीं आता मैं। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड ये है तो वीकर कॉन्जुगेटेड बेस ही होगा, ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इससे, अपन वहां से चेक कर लेते हैं। एसिड से देखो या बेसिक से देखो, बात तो एक ही होगी, बात भी सही है, हमें क्या फर्क पड़ता है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? NH3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों होना चाहिए। हाँ NH3 है सर। स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, तो अगर स्ट्रॉन्गर बनेगा तो रिएक्शन कैसे होगा? हाँ सर। वही अनफीजेबल है। जो मैंने कहा, नॉट फीजिबल। इसमें इसमें भी नहीं होगा सर, फीजिबल नहीं। फीजेबल है सर। नॉट नहीं है HCl से फिर HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एंटी एरोमेटिक बनेगा। अगर वो रिएक्शन ही डबल नहीं होगा बॉन्ड वो। फिक्स करेंगे पायरोबिन का तो वो एंटी एरोमेटिक जैसा बनेगा और ये एरोमेटिक बन गया, तो हम लोग नहीं बनाएंगे ना वो। मैं तो कहूंगा ये रिएक्शन ही गलत है। हाँ रिएक्शन ही नहीं होगा। हाँ नहीं होगा ये। पेरिडीन का इसका action बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा था इससे,
इसका रिएक्शन इस पे होना चाहिए, इस पे नहीं। हाँ और रिएक्शन ही गलत है। मतलब ये भी देख लेना कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो रिएक्शन तो ठीक ठाक लिखा हो कम से कम। भाई अगर एक से ज्यादा एसिडिक साइट है तो अपन चेक कर लेंगे कि आप किस एसिडिक साइट से, ऐसा ना हो कि आप रिएक्शन ऐसे बताने लगो भाई मेरे पास ये है और आपने मुझे लिखा कि NaOH से रिएक्ट करवाते हैं, बताओ फिजिबिलिटी क्या होगी। इसको ऐसे नहीं करना, तो गलत हो जाएगा ना अपने लिए। अपन कहेंगे भाई ये रिएक्शन ही गलत है, ये नहीं हो सकता। पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा ना। भाई ये बेसिक साइट है इससे ज्यादा, तो इसलिए ये रिएक्शन ही गलत है, ये बनाऊंगा ही नहीं। सर लेकिन हम बोलते दूसरी हैं बात कि अपन अगर कहेंगे कि जो बना रहा है, ये अपन जो बना रहे हैं यहाँ पर जो मतलब बनेगा वो कौन सा सिस्टम बनेगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नहीं बनाना चाहिए अपन, हाँ एंटी एरोमेटिक तो बनेगा ही नहीं, इसलिए रिएक्शन फिजिबल नहीं है। हम ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी रिएक्शन को फिजिबल नहीं बताएंगे जिसमें एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन रहा हो। सर वो नॉन एरोमेटिक है ना, वो केटायन लेकिन मैं उसमें सर डीलोकलाइज ऐसे नहीं देखूं, होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये तो एरोमेटिक कंपाउंड तो एरोमेटिक है। हाँ मतलब वो जो पायरोल वाला पार्ट है वो नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। ये वाला सिस्टम जो होगा ना, हाँ ऐसे अगर मैं बनाऊंगा ना तो ये एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? क्योंकि वो केटायन डीलोकलाइज ही नहीं होगा। नॉन एरोमेटिक 5 बॉन्ड नहीं बना सकता नाइट्रोजन। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अपन ने क्या गड़बड़ किया था, अच्छा इधर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया था, यहाँ पर एक ही लिखा था ना मैंने, इसलिए लिखा होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा ना, क्योंकि लोन पेयर है और एक दो नहीं तीन बॉन्ड भी तो बनाने पड़ेंगे। सही है, कोई सर प्रॉब्लम वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, बट वो पायरोल का कॉन्जुगेटेड एसिड एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। नहीं। बिल्कुल वो एंटी एरोमेटिक नहीं है, रिएक्शन वैसे भी फिजिबल नहीं है। सर अगर उधर एंटी एरोमेटिक बन भी रहा होता तो भी हम लोग पूरे को सिस्टम को एरो भाई नहीं मतलब पूरे हाँ बोलो बोलो बोलो। पूरे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक ही बोलेंगे क्योंकि उसमें वो एरोमेटिक रिंग है। रिंग अगर एरोमेटिक है तो कंपाउंड को एरोमेटिक बताएंगे। ठीक है। सर सर वो मुझे नॉन डाउट था एरोमेटिक कि कैसे मतलब बनता है? अभी आप बोल रहे थे कि मतलब वो जो पिरिडिन वाला नाइट्रोजन है वो अटैक तो उस पर ही करना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं ना अगर थोड़ी भी अगर दूसरी चीज की पॉसिबिलिटी है तो उसको कंसिडर करते ही है वो होगा, तो ये वाले नाइट्रोजन पर भी अटैक करे वो थोड़ा तो पॉसिबल होगा ही ना, मतलब बहुत कम परसेंटेज में। है ना, लेकिन अपन क्या करें कि मतलब पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करें या पहले फिनोल को रिएक्ट करें जब NaOH डालेंगे तो? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन ने फिजिबिलिटी मना थोड़ी की है अपन ने, अपन तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आप बना रहे हो वो गलत है, पहले पेरिडीन पे अटैक होना चाहिए। ठीक है ना, ये हाँ कह रहे हैं। और सर कोई भी कंपाउंड मतलब HCl से रिएक्ट करेगा तो हम उसको फिजिबल भी बोलेंगे ना, क्योंकि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो मिनरल एसिड है, तो जो भी कॉन्जुगेट बनेगा तो वो तो मतलब उसके कंपैरेटिवली वीक ही होगा ना। बिल्कुल होगा, बस वो प्रॉपर साइट पे अटैक करना चाहिए था। हाँ ठीक है सर वो नॉन एरोमेटिक कैसे है वो बताइए ना। ये बेटा इधर अपन से ऐसे लिखेंगे ना, अगर अपन हाँ इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं है ना, और जब तक साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं होगा अपन हाँ कैसे हाँ बताएंगे, है हाँ ना। ठीक 6 वाला फीजेबल होगा, फिजिबल है। फिजिबल है, ये वाला फिजिबल है, ये वीकर है इससे। फिजिबल है, फिजिबल है। फिजिबल है। ठीक है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है, फिजिबल है और रिएक्शन भी फिजिबल है, ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस है। This is the feasibility of reactions. This is the feasibility of reactions.
नेक्स्ट वी कैन राइट इज, मेरे ख्याल से फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन भी हो गया, CO2 भी हो गया, बाकी सारा पार्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें आइसोमेरिज्म शुरू कर लेना चाहिए। तो टॉटोमेरिज्म, हाँ भाई बता दिया ना टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म तो बता चुके ना, पढ़ चुके ना, जब अपन ने वो पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तभी पढ़ा दिया था मैंने, मेटामेरिज्म के बाद टॉटोमेरिज्म। था ठीक है ना? अच्छा तो नहीं था उस टाइम, कोई बात नहीं, अपन टॉटोमेरिज्म में कुछ और कहीं ना कहीं और देख लेंगे। अब अपन को ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना था। देख भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन कभी चेंज नहीं कर सकते आप, चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो या ऑप्टिकल हो। आप क्या चेंज कर सकते हो, इनको इधर उधर एक्सचेंज कर सकते हो, ग्रुप्स को। सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन कभी चेंज नहीं होंगे। आप ग्रुप को इधर उधर एक्सचेंज कर लो, आप ग्रुप को इधर उधर एक्सचेंज कर लो, लेकिन आप सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन कभी चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब स्ट्रक्चर रिमेन सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होंगे। 4 को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, 1 को इधर 4 पे ले जाओ, 4 की जगह 1 ले आओ, 1 की जगह 4 ले आओ, लाइक दैट वी कैन डू। वो कर सकते हैं। उसको कहते हैं अपन ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जो अपन को आइडिया है। सो स्टीरियो आइसोमरिज्म में molecular formula and structure remain same, is same, only arrangement of atom is different. Arrangement is different, वो अपन को पता है। That is stereo isomerism. अब अपन को stereo isomerism में पढ़ना होता है geometrical and optical. Conformational is somewhat different than stereo isomerism. It is isomerism, बट वो थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में तीन टाइप से होता है। एक होता है सिस ट्रांस, एक होता है इजेड सिस्टम, और एक होता है सिन-एंटी सिस्टम। ये तीन टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। सभी में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड चाहिए। वो डबल बॉन्ड से भी हो सकता है और साइक्लिक रिंग से भी हो सकता है। वो कितना भी मेंबर्ड रिंग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। मतलब कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं रिंग की जगह डबल बॉन्ड लिख दूंगा, रिंग को हटा के वहां डबल बॉन्ड लगा दूंगा, या डबल बॉन्ड लगा के वहां रिंग लिख दूंगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तीन टाइप से पढ़ना होता है, सिस ट्रांस, इजेड। अब सिस ट्रांस का मतलब है कि जो कार्बन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को होल्ड करेंगे उनमें कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए, सिस ट्रांस हो जाएगा। इन दोनों कार्बन पे कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए, तो अपन सिस और ट्रांस बता देंगे, वो सिस ट्रांस हो जाएगा। इजेड का मतलब है कि अगर एक भी ग्रुप सेम नहीं है, दोनों कार्बन एटम पे एक भी ग्रुप सेम नहीं है, तो अपन इसमें इजेड बताएंगे। सिन-एंटी सिर्फ एल्डोक्साइड्स में आता है, ओनली इन एल्डोक्साइड्स। ये होता है। सो सिन-एंटी जो होगा दैट विल बी ओनली इन एल्डोक्साइड्स। अब अपन कहेंगे प्राइमरी कंडीशन की बात करते हैं, मुझे जो चाहिए। तो
तो प्राइमरी कंडीशंस जो मुझे चाहिए, व्हाट आर द कंडीशन जिससे कि मैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो कर दूंगा। तो एक तो होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट होना चाहिए, मतलब वहां रोटेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। वो डबल बॉन्ड से भी हो सकता है, साइक्लिक रिंग से भी हो सकता है। सो वाया डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग, वो थोड़ा आइडिया अपन सबको है, इसलिए अपन ज्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साइक्लिक रिंग में डायरेक्टली गो टू द एग्जांपल्स। दूसरा अपन लिख सकते हैं कि भाई अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक करना है तो मॉलिक्यूल मस्ट हैव, तो इसमें मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर या फिर एटलीस्ट 4 ग्रुप शुड लाई इन द सेम प्लेन। मतलब अपन को पता था ये sp2 है, ये sp2 है, तो ये चारों एक ही प्लेन में होंगे, एंड एटलीस्ट 4 ग्रुप must lie in the same plane, lie in same plane। तो अपन ज्योमेट्रिकल बता देंगे, जैसे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे भी बता दूंगा। 4 ग्रुप शुड लाई इन द सेम प्लेन। मैं कहूंगा भाई इधर Cl है, इधर Br है, इधर F है, इधर I है, और इधर सपोज करते हैं Br है और इधर भी Br है। अपन कहेंगे मैं इस प्लेन से बता सकता हूं सेजन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स EZ सिस्टम, और आइसोमर्स काउंट करते भी हैं। इसकी जगह मेटल ले लो तो बताएंगे ना, अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताते हैं ना, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे बना के। तो हमें तो 4 ग्रुप और एटम एक ही प्लेन में चाहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट होना चाहिए, जिससे अपन बताएंगे डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता क्योंकि 4 ग्रुप आ नहीं पाएंगे, उसमें तो मॉलिक्यूलर प्लेन हो जाएगा फिर तो। इसमें सिस्ट्रॉन्स कैसे बनाऊंगा, इसलिए सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड में चेक ही नहीं करना। सो हम सिर्फ उसी साइट से चेक करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या साइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो, बस यही दोनों प्राइमरी कंडीशंस हैं। अब अगर सिस ट्रांस है तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, EZ है तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, सिन और एंटी है तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। जो EZ शो करेंगे वो सिस ट्रांस शो नहीं कर सकते, लेकिन सिस ट्रांस में मैं EZ भी लिख सकता हूं, सिन एंटी मैं सिर्फ एल्डोक्साइड्स में लिख सकता हूं। मतलब जो EZ होंगे वो सिस ट्रांस नहीं हो सकते, लेकिन जो सिस ट्रांस है उसमें EZ लिख सकता हूं मैं, क्योंकि EZ तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हम सिर्फ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिखते हैं, वो CIP रूल्स या इनवर्ल्ड रूल जो होते हैं उनसे लिखते हैं। सिस ट्रांस में अपन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज सिस ट्रांस में व्हाट वी से दैट ना, अपन डायरेक्टली एग्जांपल पे आते हैं। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में वहां पर डबल बॉन्ड लेंगे, डबल बॉन्ड लेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि कम से कम दोनों पे कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए एटलीस्ट, अगर ऐसे गिवन है, और एक ही कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करेगा उस पे तो दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, दोनों डिफरेंट। अब इन दोनों में से कोई एक इधर सेम होना चाहिए तो सिस ट्रांस हो जाएगा। तो इसकी वजह से अपन इसे ट्रांस बोलेंगे, वी नो दैट। अब उसमें ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब अपन कहेंगे सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो ना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये है एलीन, और एलीन में अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर्स हैं तो ये ग्रुप एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। हम लोग एक बात अच्छे से बता सकते हैं कि अगर कोई एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
तो उसके चारों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे। अगर किसी एटम से एक पाई बॉन्ड बना हुआ है तो वो पाई बॉन्ड उसके सिग्मा बॉन्ड्स के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। ये ट्रू होता है हमेशा। तो इसके सिग्मा बॉन्ड अगर बोर्ड के प्लेन में है तो इसका पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर मैं इसका सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन में pz से बनाता हूं तो आपने ये पाई बॉन्ड या तो px से बनाया होगा या फिर py से बनाया होगा। अगर इन दोनों का प्लेन बोर्ड का प्लेन है, ये अपन कहेंगे ये दोनों बोर्ड से परपेंडिकुलर है, तो अपन कहेंगे पाई बॉन्ड का प्लेन बोर्ड का प्लेन होगा। तो इसमें जो बीच वाला कार्बन एटम है ना, उसको उस तरफ भी सिग्मा बनाना है, इस तरफ भी सिग्मा बनाना है। हमारे पास कभी भी दो एटम के बीच में, कभी भी दो एटम के बीच में तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं होते, और उसका रीजन अपन देते हैं एक्सेस तीन होते हैं ना, एक्स वाई जेड। तो अपन कहेंगे बीच वाले कार्बन एटम ने सिग्मा बॉन्ड दोनों से बनाया, और सिग्मा बॉन्ड अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तो ऑलवेज जेड एक्सेस, जैसे अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किया था सिग्मा 2pz, क्योंकि एक्सेस आपने मेंशन नहीं किया ना। अब मेंशन करो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस एक्स एक्सेस, तो अपन कहेंगे सिग्मा 2pz लिखेंगे, तो 2pz की जगह सिग्मा 2px लिख देंगे। अब बताओ कौन से एक्सेस से सिग्मा बनाना है, अगर नहीं मेंशन है तो जेड होता है। तो अपन कहेंगे ये यहां पर कार्बन के लिए अपन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया दोनों तरफ, तो ये एक कार्बन हो गया, इससे भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया अपन ने, ये इसका सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये इसका सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये जेड एक्सेस से बनाया। तो फिर इसका एक पाई बॉन्ड बनेगा ना जो इसके साथ, अगर ये जेड एक्सेस है तो ये पाई बॉन्ड ऑब्वियस सी बात है सिग्मा बॉन्ड से परपेंडिकुलर होगा। अपन ने सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनाए, ये वाले, तो मैंने ये पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में बनाया। तो अपन कहेंगे अगर ये जेड एक्सेस है तो इसको अपन मान लेते हैं px, अगर ये px है तो ये भी px है, क्योंकि तभी बनेंगे वो प्रॉपर सिमेट्री से। तो अगर इसका px इधर पाई बॉन्ड बनाएगा तो उधर पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? px नहीं बना सकता, क्योंकि px तो इधर बनाया हुआ है। तो दूसरा इसके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? pz, तो इधर क्या होगा? pz। तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ना दूसरा पाई बॉन्ड, दैट विल बी बाय py, क्योंकि pz से तो मैंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, px से मैंने पाई बॉन्ड बनाया, तो दूसरा पाई बॉन्ड किससे बनेगा? py से। हम सबको पता है px और py एक दूसरे से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होते हैं। मतलब ये वाला अगर बोर्ड का प्लेन है तो ये वाले पाई बॉन्ड बोर्ड से परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये बोर्ड से परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरे बॉन्ड बनेंगे ना, दो बॉन्ड, दे विल बी इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो एक ही प्लेन में तो हो नहीं सकते। अभी तो आपने बताया कि अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो जिस प्लेन में उसके सिग्मा बॉन्ड होंगे उसका पाई बॉन्ड उससे 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो वेरिएबल टोटल की 90 डिग्री पे होगा कैसे? तो यहां पर अपन कहेंगे ये ग्रुप और ये ग्रुप दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। इसका मतलब है हमारा प्राइमरी कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रहा है, वो चार ग्रुप सेम प्लेन में है ही नहीं। मतलब एलिन्स यहां पर जो अपन ने बनाया ऐसे अपन ऐसे बता सकते हैं, अगर इसको आपने ऐसे बनाया है तो ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, ये बॉन्ड परपेंडिकुलर होगा, दोनों पाई बॉन्ड क्योंकि px और py आर परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर होगा, तो इस कार्बन से अपन ऐसे बता देंगे। मतलब ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से परपेंडिकुलर है। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड जो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से परपेंडिकुलर है। तो वी आर एबल टू राइट दैट कि हाउ द स्ट्रक्चर इज, ये स्ट्रक्चर अपन को कैसे दिख रहा होगा।
ये CH3 है, यहां पर Cl है और यहां पर CH3 है। अगर हम एक और पाई बॉन्ड बनाए, इसमें एक और पाई बॉन्ड बनाएंगे तो विल राइट दैट, उस केस में विल राइट लाइक दिस, कार्बन ये एक ऐसे बनेगा, ये बोर्ड के प्लेन में है, फिर ये परपेंडिकुलर हो गया, यहां कार्बन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी बोर्ड के प्लेन में है, तो फिर ये बोर्ड के प्लेन में आएगा और फिर ये ग्रुप परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अगर ये pz से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो अगर ये px से बनेगा, ये py से बनेगा, ये फिर px से बनेगा, क्योंकि इसका px अभी खाली था जिससे अपन ने ये बनाया। तो इसका मतलब है अगर हम एलीन सिस्टम की बात करेंगे तो एलीन्स में सिर्फ ऑड नंबर वाले, वो तो पहले ही अपन को इससे ही पता चल जाएगा कि अगर ऑड नंबर डबल बॉन्ड्स हैं तो ही टर्मिनल ग्रुप सेम प्लेन में होते हैं। सो एलीन में अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन्वॉल्व है तो अपन कहेंगे टर्मिनल ग्रुप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएंगे। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो टर्मिनल ग्रुप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब चार ग्रुप एक ही प्लेन में नहीं है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। सो अगर हमें एलीन्स गिवन है तो वी आर एबल टू राइट दैट कि एलीन्स में क्या होता है। इन एलीन्स only when odd number of double bonds are involved. Number of double bond forms allene of double bond forms allene can show ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल है जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं है तो एलीन्स फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, एलीन फॉर्मेशन तो होगा। तो ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई ये तो शो नहीं कर पाएगा लेकिन ये शो करेगा। ये तो ऑड नंबर ही है, वो थोड़ा बड़ा दिख रहा था मुझे ऐसे, ये वाला शो करेगा। अगर ऐसे है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, बिकॉज दीज फोर ग्रुप्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। ये चार ग्रुप एक ही प्लेन में हैं, सो दे कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये चार ग्रुप सेम प्लेन में नहीं है, इसलिए दे कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। दूसरी बात, इन साइक्लिक रिंग्स, अब साइक्लिक रिंग्स में अपन कहेंगे भाई देखो, साइक्लिक रिंग्स में तो आप ऐसे लिखो तब भी अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे बॉन्ड लाइन में आपने लिखा हुआ है तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, सिस और ट्रांस अपन बता सकते हैं, जैसे बॉन्ड बने हुए हैं उसी के हिसाब से बता देते हैं, ये और ये और ये ऐसे। तो इसको अपन बोल देंगे दैट इज ट्रांस। अगर आप ऐसे बनाते हो तो मैं उसके हिसाब से चेक कर लूंगा सिस है या ट्रांस है। अपन यहां पर Cl लिखा, इस पे H लिखा, है ना, यहां पर Cl लिखा, यहां पर CH3 लिखा, तो अपन कहेंगे ट्रांस। नहीं, अब सिस हो जाएगा, Cl लिखना था मुझे इधर, इसके से चलेगा। अपन ऐसे लिखेंगे तो अपन कहेंगे सिस। फिर तो वेज डेस्क के फॉर्म में देखेंगे अपन कहां क्या गिवन है अपन को। तो अगर वेज डेस्क गिवन है तो अपन चेक कर लेंगे कि दोनों एक ही तरफ हैं, ठीक है, इट इज सिस। यहां पर अगर ऐसे बॉन्ड लाइन में गिवन है तब भी अपन बता सकते हैं। रिंग में अपन कहेंगे भाई ऐसे अगर अपन को गिवन है, जैसे अपन लिखेंगे कि भाई हमारे पास ऐसे गिवन है, कभी कभी अपन को ऐसे भी देता है, तो अपन कहेंगे ठीक है, अभी इसको भी मैं सिस लिखूं, इसको भी मैं सिस लिखूंगा, उसका ट्रांस भी बना सकता हूं, हाइड्रोजन उधर ले जाके ऐसे। अपन एक पॉइंट लिख लेते हैं पहले, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस और ट्रांस में सबको बहुत आइडिया होता है, इसलिए अपन ज्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है अपन को। मॉलिक्यूल्स which cannot show
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक तो होगा कि अगर मेरे पास डबल बॉन्ड पे तो है, यहां पर CH3 है और यहां पर H है, यहां पर Cl है और यहां पर BCl है, सेम ग्रुप ऑन कार्बन होल्डिंग डबल बॉन्ड, एटम होल्डिंग डबल बॉन्ड, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लिखा है, मतलब सिस ट्रांस कुछ भी EZ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसमें अपन कहेंगे हाइड्रोजन है, सिस है, लेकिन इसका ट्रांस पॉसिबल नहीं है। जिसमें सिस है लेकिन ट्रांस नहीं बना सकते, फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। आइसोमरिज्म के लिए मुझे दूसरा स्ट्रक्चर कंपलसरी है, मैं पेयर को ही देख के बता सकता हूं। अगर साइक्लिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो सिर्फ 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स ही वो सिस और ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है। डबल बॉन्ड in cyclic ring can show geometrical isomerism when it is 8 membered onwards। अगर 8 membered onwards है तभी वो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। 8 membered onwards होगा तो पॉसिबल है, नहीं तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी। एक इसमें भी मतलब अपन बता देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं। इवन इफ वी राइट लाइक दिस, ये तो शो कर नहीं सकता, इसमें सिस्टम्स पॉसिबल नहीं है, ना तो डबल बॉन्ड से और ना ही इन दोनों से, है ना। The CH3 attached to carbon double bond, to carbon holding double bond, carbon atom holding double bond will remain in the same plane, in same plane। इसलिए ये भी नहीं बता पाएगा। इसको तो बना सकता हूं मैं भाई, इसको तो अपन सिस ट्रांस में ले जा सकते हैं, इसको कहीं नहीं ले जा सकते ना, ये ऐसे ही रहेगा बोर्ड के प्लेन में, तो ये भी सिस ट्रांस शो नहीं कर पाएगा। तो ये तीन ही ऐसे कंडीशन होंगे जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, बाकी जगह पर लिख सकते हैं। तो EZ भी पढ़ लेंगे अपन और फिर सिनेंटी, और उसके बाद चेक कर लेंगे भाई कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। सिस ट्रांस में मुझे लगता है अगर ये तीन पार्ट अपन को पता है तो कितना भी एग्जांपल दो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सभी में सिस ट्रांस बता दूंगा। फिर EZ सिस्टम, इसके बाद भी तुम्हारा क्लास होगा। रुक जाते हैं और कल सुबह मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा और अपना क्लास अपन 6:30 पे करेंगे। ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है फिर, है ओके देन स्टॉप हियर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय एवरीबॉडी है।